हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। मेरे साथ जो है आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है इंग्लिश का। शिक्षक भर्ती एग्जाम के हिसाब से जो असिस्टेंट टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, जिसपे स्पेसिफिक इंग्लिश का जो सेक्शन होगा, उसके अलावा अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं जैसे CGSSB दोगे या सहायक ग्रेड दोगे या टेट का कोई एग्जाम दोगे जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल एकदम भर भर के पूछे जाते हैं, वो मैं इस वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वाला जो सेशन है आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वर्किंग सेशन होने वाला है, जिसमें आपको एग्जाम के सारे क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, उसकी पूरी आपको फिजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस वाले सेशन को शुरू करने के पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली हमारी जो न्यू बैच है वो 22 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जिसका अभी जो ऑफर प्राइस है, वैसे 2000 उसका रेगुलर फीस है, लेकिन जो अभी ऑफर प्राइस है वो 1000 में आपके लिए अवेलेबल है डायरेक्ट 50% ऑफ पर, जिसमें हम सारे के सारे उसके एग्जाम के स्पेसिफिकली जो सेक्शन होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में इंग्लिश के हिसाब से जो इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करवाएंगे। आपको लाइव और रिकॉर्डेड उसमें दोनों क्लासेस मिलेंगी, आपको PDF में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगी और आपको डाउट वगैरह जो भी है आप हमसे ऐप पर बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट वगैरह हम आपकी पूरी डिस्कशन पूरी उसमें मदद करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है बैच है जो कि 22 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आप उसे दिए गए नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉल करके एनरोल कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हो। और हमारा जो ऐप है CGPSC नॉलेज का जो ऐप है वो गूगल प्ले से डाउनलोड करके आप कोर्स में डायरेक्टली एनरोल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल रहेंगे, डेली लाइव क्लासेस चलेगी और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो ये हो गई बैच की जानकारी जो कि आपके लिए अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। अब हम लोग चलते हैं आज वाले सेशन की तरफ। तो आज वाले सेशन में मैंने आपके लिए ग्रामर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है प्लान किए हुए हैं, जिसमें मैं आपसे इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें होंगे डिटरमाइनर्स, क्वेश्चन टैग, एग्रीमेंट जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का होता है, क्लॉज, मॉडल्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब और टेंसेस। आज का जो सेक्शन है मेनली इन सारे टॉपिक्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। और मैं एग्जाम में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन चल रहे हैं जैसे कि स्पॉट द एरर, मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, असर्शन एंड रीजन जिसको हम लोग कूट के सवाल भी बोलते हैं, पैराजम्बल, एंटोनिम सिनोनिम और क्लोज आइडेंटिफिकेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चन पर मैं आज आपसे इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो भारी एकदम इंटरैक्टिव सेक्शन होने वाला है। आपको भी ये चाहिए कि आप पेन और कॉपी वहां पर लेकर बैठे। मैंने कहा कि एक वर्किंग सेशन होगा और आपके दिए गए आंसर्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और हमको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंग्लिश वाले सेक्शन में, और कहां कहां पर हमारे जो ग्लूप होल है जिस पर आपको फिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो ये सेशन सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देगा बल्कि आपको एहसास दिलाएगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और कितना हमको और पुश करने की जरूरत है। तो आपको भी थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है, तब इस वाले सेशन को आप एंजॉय कर पाओगे। तो शुरू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये आ गया मेरी शीट पर सवाल नंबर 1। आराम से रिलैक्स होकर सवाल पढ़ना है और जो आंसर है कमेंट सेक्शन पर पेश करना है। मैंने कहा कि ये वर्किंग सेशन होगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जितने आपके सही हो रहे हैं जितने आपके गलत हो रहे हैं उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 पर कहता है one of my friends have gone to Delhi for higher studies। अब आपको बताना है कि कौन से वाले हिस्से में ए, बी, सी और डी, डी है नो एरर, कौन से वाले हिस्से में इसमें एरर है, आपको एररनेस इसमें फाइंड आउट करके देनी है। तो अब वो कह रहा है इस पे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसका सेंस ये है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें से एक दोस्त जो है दिल्ली गया हुआ है हायर स्टडी की पढ़ाई करने के लिए। आपको अपना जो आंसर है वो फटाक से कमेंट वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना चाहिए। मैं
आंसर्स आपके काउंट करके आपको मार्क्स बताऊंगा कि भाई आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है वन, मतलब कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उसमें से एक दोस्त गया है। तो जब सब्जेक्ट मेरे को अपना दिख रहा है कि सिंगुलर है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए जो वर्ब मुझे लगाना है, उसके लिए जो वर्ब मुझे लगाना है वो भी मुझे सिंगुलर ही लगाना चाहिए, तभी तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बनेगा ना। तो एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन हैव कैसा होता है, हैव प्लूरल होता है। तो उसने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर लिया है, जो कि गलत किया है। उसको यहाँ पर हैव नहीं लगाकर क्या लगाना चाहिए था, हैज लगाना चाहिए था, तो सही हो जाता। तो जो मेरा एरर है वो दरअसल बी पार्ट पर है। तो इस क्वेश्चन का जो मैं जवाब टिक करके आऊंगा वो टिक करके आऊंगा बी। सही होगा उसका, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू दिल्ली फॉर हायर स्टडीज, ऐसा ये बनेगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। और एग्जाम टिप ये है, एग्जाम टिप ये है कि वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है। देखो फ्रेंड्स को मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ये एग्जाम टिप है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है। तो ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन। हालांकि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, इन केस अगर आपको जो है स्वयं से देखना हो तो आप इसे देख सकते हैं। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आंसर आपको फटाक से कमेंट सेक्शन पर पेश करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स येट डैश लिटिल ही सेज कैरीज ग्रेट वेट। वो बोल रहा है कि वो जो है बहुत ही कम शब्द बात करता है, लेकिन वो जो भी बोलता है बहुत ही सटीक बोलता है और उसकी बात में दम होता है। मतलब वो बोलते हैं ना अपन, कम मगर बम, तो कम में बम, ये इस सेंटेंस की मीनिंग है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा और इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा। और ये चार ऑप्शंस आपके पास बने हुए हैं। मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि आप फिर से फटाक से, बहुत ही फुर्ती से आपने इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में पेश कर दिया है। आपको फटाफट आंसर पेश करते जाना है। कह रहा है ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स, वो बोल रहा है कि वो बहुत ही कम बात करने वाला इंसान है। कम बात करने वाला इंसान है में अ फ्यू लगाओगे या फ्यू लगाओगे, पहला तो सवाल ये होता है। अब जरा बात को समझिए, जब हम फ्यू बोलते हैं, जब हम फ्यू बोलते हैं तो उसका मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। मतलब इसका सेंस बनेगा कि अगर आप फ्यू लगा देते हो तो उसका सेंस बनेगा मुश्किल से ही वो बात करता है, मतलब उसका मुंह सिला हुआ रहता है, एकदम ले देकर अपना मुंह जो है खोलता है। और अगर अ फ्यू लगाओगे, अ फ्यू लगाओगे तो उसका मतलब होता है कुछ, मतलब कि थोड़ी बहुत बात तो करता है। पॉइंट है, तो मेरे को ये कहना है कि ही इज द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब कि वो थोड़ी बहुत बात करता है, मतलब काम की बात करता है। अगर आप वहां पर जो है ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अगर आप वहां पर जो है हाँ हाँ ठीक है, अगर आप वहां पर जो है द फ्यू लगा देते हो या फिर सॉरी अ फ्यू लगा देते हो तो उसका सेंस क्या बनाएगा, उसका सेंस बनाएगा कि भाई वो जो है ले देकर, मतलब कुछ बात कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पर देखो सेंस क्या जनरेट करना है, मेरे को सेंस ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, माफ कीजिएगा। फ्यू का सेंस होता है मुश्किल से, हाँ ठीक है। अ फ्यू का सेंस होता है सम, तो वो मुश्किल से ही जो है कुछ बात करता है, मतलब ले दे के थोड़ी बहुत बात करता है, ऐसा सेंस है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स डैश अ लिटिल ही सेज कैरीज अ ग्रेट मीनिंग। अब यहाँ पर द फ्यू क्या होता है, थोड़ा इस वाली चीज को समझ लीजिए। यहाँ द लिटिल क्या होता है, थोड़ा इस वाली चीज को समझ लीजिए। लिटिल जो होता है, अगर द लगकर आता है तो द लगकर आता है, इसका मतलब कि थोड़ा मगर पूरा का पूरा, थोड़ा मगर पूरा का पूरा, थोड़ा मगर पूरा का पूरा। थोड़ा इस वाली बात को समझिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फ्यू और लिटिल दोनों का ही जो मतलब है, फ्यू और लिटिल दोनों का ही जो मतलब होता है वो होता है कि भाई थोड़ा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब वो यहाँ पर मुश्किल से थोड़ी बहुत बात करता है, ले देके थोड़ी बहुत बात करता है, इसलिए फ्यू। अब उसके बाद जो भी वो बात करता है, ले देखे जो दो चार सेंटेंस उसने बोले, जो भी उसने बोले उसमें वजन होता है, उसमें वजन होता है, मतलब कि उसकी आवाज, उसकी जो बात है उसमें कुछ दम रहता है, जो बोलता है वो सही बोलता है। तो वो जो सेंटेंस बनेगा थोड़ा मगर पूरा का पूरा, वो लेकर आएगा द लिटिल का। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द लिटिल का। तो अगर आप कंप्लीट, अगर इसकी थ्योरी समझोगे तो कंप्लीट थ्योरी कैसे बनती है कि फ्यू जो होता है ले देकर थोड़ा बहुत,
और अ फ्यू जो होता है कुछ क्वांटिटी में। और मान लिया अगर मैं द फ्यू लगाऊं या द लिटिल लगाऊं तो दोनों का मतलब होता है थोड़ा मगर पूरा का पूरा। ठीक है, तो थोड़ा मगर पूरा का पूरा जो भी उसने बोला उसने एकदम सत्य बोला, उसका सेंस ये बनाएगा। तो कैसा बनाऊंगा मैं? ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स येट द लिटिल ही सेज कैरीज ग्रेट वेट। भले ही वो कम बोलता है लेकिन जो भी वो बोलता है एकदम सही बोलता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होने वाला है बी, क्योंकि मैंने चुना है फ्यू और द लिटिल। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। और जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात बोल रहा हूँ। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बात ये है कि फ्यू और लिटिल में कैसे फर्क हम लोग समझते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। फ्यू और लिटिल में लोग फर्क है समझते हैं कि भाई दोनों का ही जो मीनिंग है वो होता है थोड़ा। दोनों का ही मीनिंग होता है थोड़ा, लेकिन जो फ्यू होता है वो दरअसल लगता है प्लूरल नाउन के लिए। फ्यू जो होता है वो लगता है प्लूरल नाउन के लिए, और जो लिटिल होता है वो लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो आपको कैसे पता चले कि कहाँ पर फ्यू लगाना है कहाँ पर लिटिल? तो अगर आपने देख लिया कि नाउन प्लूरल है, जैसे यहाँ पर देखो ये जो नाउन है ये प्लूरल है, तो ये फ्यू का कंटेक्स्ट है। पॉइंट है समझ में? ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप लिटिल लगाते हो तो वो दरअसल कंटेक्स्ट लेकर आता है कि भाई वो अनकाउंटेबल संख्या होगी वहां पर, मतलब जैसे पानी हो गया, इंक हो गया, कॉफी हो गया, ऐसा। ठीक, तो हमने जो है सारा कुछ आइडिया ले लिया इस पर, और हमने जो जवाब चुना वो चुना बी। मैंने आपके लिए थ्योरी भी लिख रखी है, इन केस अगर आप पढ़ना चाहो तो। ये मैंने आपको बताया हालांकि कि हम लोग जो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, हालांकि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। और काउंटेबल भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। और अनकाउंटेबल कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार रिलैक्स होकर पढ़ेंगे और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द स्ट्रॉन्ग रूम वॉज लॉक्ड and sealed all evening. So Ramesh dash the file from my desk. अब ये दरअसल जो क्वेश्चन है ये मॉडल का क्वेश्चन है। 1 या 2 दिन पहले जो है मैंने आपके लिए मॉडल की क्लास अपलोड की थी। अगर आपने वो वाली फाइल देखी होगी तो आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। और इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आराम से दे सकते हो। आराम से वो रिलैक्स होकर पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आंसर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कमेंट वाले सेक्शन में पेस्ट किए होंगे। अब एक बार रिलैक्स होकर से सुनते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जो परीक्षा के जो पेपर वगैरह होते हैं ना, उन सारे रूम्स में जब पेपर रखा जाता है ताकि लीक ना हो जाए, तो इसके लिए हम उस रूम को कहते हैं स्ट्रॉन्ग रूम, जिसमें कोई भी आ जा नहीं सकता। और वो बोल रहा है कि पूरी शाम से वो सील था, तो बोल रहा है कि सो रमेश डैश फाइल फ्रॉम माय डेस्क। अब वो क्योंकि सील है वो पूरा का पूरा रूम, तो मैं कहने की कोशिश करूंगी जो रमेश है वो मेरे डेस्क से फाइल नहीं ले जा पाया होगा, है ना? मेरे डेस्क से फाइल नहीं ले जा पाया होगा। तो इसका जो सेंस बनाऊंगा कि क्योंकि वो रूम सील है, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो निकाल सके, तो नहीं निकाल सकता, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर की ये बात हो चुकी है। इसलिए मैं लगाऊंगा कांट हैव टेकन। पॉइंट है समझ में? कांट हैव टेकन का सेंस होता है कि वो ले जा ही नहीं सकता, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर की ये चीज है। सीधा है समझ में? तो कांट हैव का मतलब होता है श्योरली डिड नॉट, वो बिल्कुल नहीं ले जा सकता। और मस्ट हैव का मतलब होता है श्योरली डिड, वो लेकर ही गया होगा। तो मैं यहाँ पर मस्ट हैव का सेंस नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि रूम लीक था, मतलब सील था, तो उसमें हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि वो मेरे डेस्क से फाइल उठा सके। तो कांट हैव टेकन, हालांकि सबका मतलब एक एक बार समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, आराम से रिलैक्स होकर सबका मतलब एक एक बार समझ लेते हैं। तो अगर आप इस वाली स्लाइड पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मस्ट हैव का मतलब होता है श्योरली डिड, का ले ही गया होगा। कांट हैव का मतलब होता है श्योरली डिड नॉट, नहीं ले जा सका होगा। शुड हैव का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जैसे हम किसी किसी को बोलते हैं ना कि यार तेरे को ना क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव मिस द क्लास। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको जो है इस तरह से एहसास दिलाते हैं कि तूने कोई गलती कर दी है, तो उसके लिए हम लोग शुड हैव टर्म का प्रयोग करते हैं। नीडंट हैव, नीडंट हैव जब जब किसी इंसान को कोई काम करने की जरूरत नहीं होती, जैसे मान लेंगे कोई इंसान आपके लिए इंतजार कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि यार तेरे को मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं थी, मैं आ जाता ना, तो आ जाता, तो नीडंट हैव, पॉइंटलेस एक्ट। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो मस्टंट का मतलब होता है कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब कोई चीज जो है आपको करने से रोकी जा रही है।
ठीक है, मान लिया कि कोई काम आप नियम के खिलाफ करते हो, जैसे मान लिया कि आप जो है तिरंगे का अपमान करते हो, तो आपको नहीं करना चाहिए, तो ये आपको मस्टंट वाले सेंस पर लेकर जाएगा। समझ में आ गई बात? शुडंट, शुडंट वाला जब कोई इंसान को जो हम लोग जो है उसकी गलती का एहसास कराते हैं, मतलब उसकी बुराई करते हैं हम लोग, जैसे वही कि भाई उसको जो है क्लास अटेंड, क्लास उसको मिस नहीं करनी चाहिए, तो क्रिटिसिज्म का सेंस लेकर आता है ना। तो शुडंट हैव, हम जब किसी के काम को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था। मस्टंट हैव हम प्रोहिबिशन लेकर आते हैं, प्रोविजन का मतलब होता है कि हम नहीं चाहते कि वो उस काम को करे, और अगर वो करेगा तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, काइंड ऑफ, तो प्रोहिबिट करते हैं हम लोग उस चीज को। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे समझाए। मैंने आपको बताया कि मस्ट से क्या होता है और मस्टंट से क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कांट से क्या होता है। मैंने आपको बताया शुड और शुडंट से क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि निडंट से क्या होता है। निडंट मतलब कोई काम जिसको करने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं पॉइंटलेस एक्ट। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, स्वीकार है, यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है। मैंने इसका इसलिए कांट हैव चुना क्योंकि वो नहीं कर सकता, रूम सील था। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड डैश क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि मैं जो हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, नहीं हूँ क्या, ऐसा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है, तो एंड भी यहाँ पर आई से होगा। कंफर्टेबल है? अब आई के साथ सामान्य रूप से हम लोग एम लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो एमिनेंट नहीं कर देते हैं या एम नॉट नहीं कर देते हैं। और यहाँ पर तो इट लगा हुआ है, तो ये भी नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं, आरंट आई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नियम आपको बताया, एग्जाम टिप आपको मैंने बताई कि आई एम के साथ में आरंट आई लगाया जाता है। ठीक है, समझ में? कंफर्टेबल है? जब आई एम से सेंटेंस बनेगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो आरंट आई होगा। तो सेंस कैसे बनाएगा, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, नहीं हूँ क्या, ऐसा वाला सेंस बनाएगा ये। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ तक? तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 पर ऑप्शन नंबर सी चुना होगा। ये है इसका करेक्ट जवाब। मैंने थ्योरी लिख रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इस वाले क्वेश्चन को आप रिलैक्स होकर एकदम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके पेपर में एकदम पूछा जाने वाला पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले क्वेश्चन में 2 कॉलम बने हुए हैं, और इन दोनों कॉलम पर आपको बहुत इत्मीनान से मैचिंग करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करते हैं। आपको टेंस मैच करना है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही होगी, इसका सेंस ये बनाता है। ठीक है, तो वह सुबह से पढ़ रही है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो है परफेक्ट है, और ये आईएनजी जो है कंटिन्यूअस है। तो मेरे को दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये हैज जो है प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके लिए जो सेंस बनाएगा वो आएगा 1 पर सी। ठीक है, 1 पर सी अगर मैं देखूं तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है कि जैसे ही आप एक सही कर लो तो बाकी जो नहीं मैच हो रहा है उसको गलत कर दिया करो। अब दोनों में अगर मैं फर्क देखूं तो सिर्फ उस फर्क को पकड़ लेता हूं मैं। फर्क देखो तो 3 पर बी है और 3 पर डी है, तो मैं डायरेक्ट 3 पढ़ता हूँ, 2 नहीं पढ़ रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ, ताकि जल्दी से आंसर पता चल जाए। They will be arriving at 10. They will be मतलब फ्यूचर हो गया, और अराइविंग मतलब कंटिन्यूअस हो गया। तो फ्यूचर और कंटिन्यूअस, आईएनजी जो होता है कंटिन्यूअस के लिए होता है, विल जो होता है फ्यूचर के लिए होता है। तो ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंस लेकर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है तो वो 3 पर डी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंसर तो मैं चुन चुका हूँ, हालांकि 2 और बनाकर देखता हूँ। ही रोट अ लेटर यस्टरडे, तो रोट, रोट मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट वाली बात है, तो ये सिंपल पास्ट में लेकर आएगा। मैंने 2 पर ए माना भी है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, हैव मतलब परफेक्ट वाली बात होती है, जो काम आप कर चुके होते हो, और हैव क्योंकि प्रेजेंट में इसलिए लगा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। उम्मीद है कि आपने यही चुना होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बना के मजा आया मुझे। तो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है इसका सॉल्यूशन, आपने यही चुना भी, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके लिए असर्शन वाला क्वेश्चन है। आपको इस वाले क्वेश्चन में कथन और कारण पर जवाब देना है। आपको बताना है कि भाई
क्या इसमें मैच हो रहा है और क्या इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन असर्शन और रीजन के हमेशा इस तरह से गिवन होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आपको बोल रहा है कि एक सेंटेंस हमने बनाकर दे दिया, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये सेंटेंस बनाकर दे दिया। अब आपको ये बोल रहा है कि जो सिंगुलर वर्ब हम यहाँ पे इस लगाए हैं वो करेक्ट है क्या। तो इस वाले सेंटेंस में ये जो सिंगुलर वर्ब आपको इस दिखाई दे रहा है और से पूछ रहा है ये करेक्ट है क्या। ठीक है, तो क्योंकि 10 किलोमीटर्स को वो एक यूनिट की तरह ले रहा है, 10 किलोमीटर्स को एक यूनिट की तरह ले रहा है, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लगा रहा है, जिसके कारण वो सही है। जैसे उदाहरण के लिए आप सोचो नोट की गड्डी, नोट की गड्डी में बहुत सारे नोट होते हैं लेकिन गड्डी तो एक ही होती है ना, तो हम लोग एक यूनिट की तरह लेते हैं, एक यूनिट की तरह लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जो कि सही है ना। अब उसका रीजन सुनते हैं, ये हो गया कथन। अब इसका हम लोग कारण सुनते हैं। कारण ये है कि अ प्लूरल नाउन दैट एक्सप्रेसेस one single amount, weight, distance or period of time takes a singular verb। तो बोल रहा है कि भले वो नाउन प्लूरल हो लेकिन अगर एक यूनिट की तरह लिया जाए तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। मैंने भी आपको यही रीजन बताया था कि वो सही क्यों है। तो कथन सही है, कारण सही है और इसका जस्टिफिकेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका जवाब मार के आता मैं ऑप्शन नंबर ए कि भाई दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मुझे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक ओके है अपन लोग, डन है। तो इसको मैं उड़ा देता हूँ और ये जो जवाब है ये इसका एकदम सही है, करेक्ट ऑप्शन था ए। उम्मीद है कि आपने यही चुना होगा। डन है, तो हमने जो है इस क्वेश्चन का इस वाले सेट का क्वेश्चन हमने सेट कवर कर लिए। 6 क्वेश्चन पर अब आपका समय आ गया है मार्क्स काउंट करने का। उम्मीद है कि आपने जो है सारे के सारे नंबर अपने आंसर चूज करने के बाद जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट किए थे। अब एक बार फटाक से आपके नंबर देख लेते हैं। तो अगर आपने 6 में 6 अचीव किए हैं, मतलब मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए और अगर आपने 6 में 6 अचीव किए हैं तो आप एकदम टॉपर लिस्ट में हैं। बस थोड़ा सा अपन को प्रैक्टिस करते रहना है, अपना हाथ एकदम बढ़िया टाइट रखना है ताकि जब क्वेश्चंस और मिले तो मैं अटेम्प्ट कर सकूं। अगर मान लिया आपके 4 से 5 सही हुए, 6 क्वेश्चन मैंने करवाए, 4 से 5 आपने सही किए, आपका जो बेस है वो सॉलिड है, इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन जो एक आध जो ट्रैप वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके अपने को उसको ओवरकम करना है। ठीक है, अगर आपके मान लिया कि 0 से लेकर 3 के नंबर मिल रहे हैं, 0 से लेकर 3 तक के आपके सही हुए हैं, तो कोई भी बात नहीं है, बने रहिए। मैं और भी इंग्लिश के सेशन लेकर आऊंगा, इस वाले सेशन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो जितना आप मेरे साथ मेहनत करते जाएंगे धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। मैं इस वाली बात का पूरा ध्यान रख के डिलीवर करता हूँ, एकदम जीरो से बेसिक से डिलीवर किया जाए ताकि बच्चे के हाथ में अगर कोई मान ले कंसेप्ट नहीं है तो धीरे धीरे वो गेन होता जाए। तो आप नोट्स बढ़िया बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप अपने लेवल पर स्टैंड कर रहे होंगे और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सुनते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई नॉन इनफाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बताना है इस वाले सेंटेंस में क्या होता है। तो आपको फटाक से सवाल पढ़ के जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन पर पेस्ट करना है। ठीक है, ये एक वर्किंग सेशन है, जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको पढ़ाई करके मजा आएगा, वरना फिर मैं 17वां वीडियो ले आऊंगा, अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे मेरे साथ कोई फायदा नहीं है उसका। सुनते हैं, आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द बिजी रोड। मैंने जो है लड़के को देखा जो एक बिजी रोड को क्रॉस कर रहा था। आपको इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। तो इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो बताने के पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में दरअसल टेंस बताने का काम करता है, जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस में एक ही होता है। मतलब आप एक तरह से मोटे तौर पर सोच सकते हो मेन वर्ब। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होता है जो फाइनाइट नहीं है, वो सारे के सारे नॉन फाइनाइट है। समझ गए बात। जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो गया या कोई भी मेन कार्य के अलावा एक्स्ट्रा कार्य बताने वाला काम हो गया, वो सब कुछ नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन क्या है, किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब जो कि टेंस बताने का काम करेगा वो फाइनाइट होगा, और फाइनाइट को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। अब एक बार इस वाले सेंटेंस को पढ़ता हूँ। आई सॉ द बॉय क्रॉसिंग द बिजी रोड। तो मैंने एक लड़के को देखा जो बिजी रोड को पार कर रहा था। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस है वो ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट का जो मेन वर्ब है वो है उसको देखने का, जो कि इस सेंटेंस का टेंस बताता है वो है पास्ट टेंस।
तो ये जो है ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब कि ये फाइनाइट वर्ब है। अब इसको छोड़ के जो भी हैं सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो वर्ब इसके अलावा ये तो नाउन है, और ये बिजी रोड भी नाउन है, तो जो वर्ब है यही है, यही एक सपोर्टिव वर्ब। और ये एक सपोर्टिव वर्ब जो है इसी को मैं क्या बोलूंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस क्वेश्चन का जवाब मार के आऊंगा, वो क्या मार के आऊंगा, ऑप्शन नंबर बी मार के आऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपने यही चुना होगा। और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है थ्योरी रख दी है। मैंने आपको बताया कि भाई एक ही फाइनाइट वर्ब होता है पूरे के पूरे सेंटेंस में जो कि टेंस बताने का काम करता है। उसको छोड़ के बाकी सब 2+V1 वाला फॉर्म, या फिर V प्लस ING वाला फॉर्म, या वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा सब कुछ क्या कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। आगे बात समझ में? तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ये है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की कहानी। इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत अगर मान लिया डिटेल में थ्योरी चाहिए हो, तो जो रेगुलर बैच चल रही है उसमें बहुत ही डिटेल में सब कुछ डिस्कस करूंगा। आप उस पर जो है और भी डिटेल में मेरे साथ थ्योरी अटेंड करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला पढ़ते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, बाय द टाइम द रिलीफ टीम रीचेस द विलेज द फ्लड वाटर डैश फॉर मोर देन 72 आवर्स। तो बोल रहा है कि जिस समय तक जो रिलीफ टीम है, वो क्या होता है, जो सहायता दल होता है ना, जैसे मान लिया कहीं पर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो सहायता दल पहुंचता है ना। सहायता दल पहुंचता है ये बताने के लिए, ये लोगों को जो है हेल्प करने के लिए, भाई कि आपको हम जो है मदद प्रोवाइड करवाएंगे। तो बोला जब तक जो है सहायता दल वहां पर पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, द फ्लड वाटर, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो बाढ़ का जो पानी है डैश फॉर मोर देन 72 आवर्स, तो 72 घंटों से ज्यादा बह चुका होगा। इस तरह का ये सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं ना भाई, आप जिस गाड़ी से जा रहे हो जब तक आप जाओगे तब तक 72 घंटे से ज्यादा तो बाढ़ का पानी निकल चुका होगा, तो वहां जाके मदद क्या करोगे, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, तो बाय द टाइम रिलीफ टाइम रीचेस द विलेज द फ्लड वाटर, अब मैं बोल रहा हूँ कि 72 घंटों से ज्यादा जो है पानी बह चुका होगा। तो पानी बह चुका होगा 72 घंटों से ज्यादा, हम उसको कैसे बताते थे, विल हैव बीन रिसीडिंग। ठीक है, तो विल हैव बीन रिसीडिंग वाला जो सेंस है वो मेरे पास लेकर आता है कि भाई आपको जो है इतने घंटे का जो पानी है वो बह चुका होगा। तो एग्जाम टिप क्या है वो समझ लेते हैं। एग्जाम टिप ये है कि बाय द टाइम के साथ में फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर बाय द टाइम टर्म है जिसके साथ में फॉर या सिंस का प्रयोग किया गया है। फॉर या सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं, जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि बाय द टाइम के साथ में अगर फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं तो जो सेंटेंस बनता है वो विल हैव बीन और वर्ब प्लस आईएनजी के साथ बनता है, ये नियम है। तो विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी ये है रिसीडिंग। तो सेंटेंस क्या बना कि जब तक जो है सहायता दल वहां पहुंचेगा 72 घंटों से ज्यादा या 72 घंटों से ज्यादा जो है वहां पर बाढ़ का पानी बह चुका होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद है कि आपने भी यही चुना होगा। ठीक है, ये है इसका करेक्ट जवाब। मैंने आपको थ्योरी बताई, हालांकि थ्योरी मैंने यहाँ भी लिख रखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आर्टिकल पर आधारित सवाल है, जिसे आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में कह रहा है डैश गंगा इज वन ऑफ डैश होलीएस्ट रिवर। तो गंगा, अगर आपने कभी जो है आर्टिकल मुझसे सुना होगा, ना भी सुना होगा तो आप जब डिटेल में क्लास होगी तब उसे सुन पाओगे कि जो गंगा है, जितनी भी नदियां होती है, नदियों के नाम के पहले द लगाया जाता है। तो नदियों के नाम के पहले द लगाया जाता है। और ये जो हॉलीएस्ट है, हॉलीएस्ट दरअसल सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपने ये भी सुना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। उम्मीद है सारे के सारे बच्चों का सही हुआ होगा। ये है इसका करेक्ट जवाब, और साथ में लगी है थ्योरी। हालांकि मैंने आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब है कुछ फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स आपको ये आने चाहिए। ये दरअसल एक फिक्स वर्ब होते हैं जिनके लिए जो टर्म की जो मीनिंग होती है वो एकदम फिक्स रहती है, और आपको उस मीनिंग को वैसा ही समझना होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आराम से सुन लो। हालांकि आपको इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब जो है कमेंट सेक्शन में मार्क करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डैश दिस आउटडेटेड रूल।
तो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि ये जो आउटडेटेड रूल है इसको खत्म करेगी। होता है ना भाई, कई ऐसे नियम होते हैं जो कि समय से बहुत पीछे चल रहे होते हैं, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे उदाहरण के लिए एक नियम था भाई, तलाक 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 बोलकर जो है वो जो महिला जो फीमेल होती थी उनको जो है सब सारी चीजों से अलग कर दिया जाता, तो वो आउटडेटेड रूल है, पहले के समय पर वैलिड होता है, लेकिन अभी वो सही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद करने का प्रयास किया कि ऐसा किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इस वजह से कोई भी आउटडेटेड रूल होगा तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, बंद करने की कोशिश करती है। बंद करने की कोशिश करेगी तो डू अप और डू इन तो नहीं करेगी। मेरे पास ऑप्शन है डू अवे या डू आउट। तो डू आउट टर्म नहीं होता है, डू अवे दरअसल टर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होता है डू अवे विद दिस आउटडेटेड रूल, मतलब कि इस आउटडेटेड रूल को वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। डू अवे का मतलब होता है उस चीज को खत्म करना। बाकी भी मैं आपको सारे के सारे समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पे थ्योरी में डाल रखे हैं ताकि आपको सभी की मीनिंग पता रहे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं एक एक करके सभी की मीनिंग आपको बता रहा हूँ। डू अप का मीनिंग होता है टू रिपेयर, मतलब अगर मान लिया, या फिर डेकोरेट। अगर मान लिया वो कहती कि भाई ये जो नियम है उसको संशोधित करना है तो आप लगाते डू अप। ठीक है। डू इन का मतलब होता है टू एग्जॉस्ट और किल, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो आप इतनी कर लो कि आपकी पूरी सांस भर जाए। जैसे सीढ़ियां चढ़ जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, तो फिर हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, या फिर उस पूरी सिचुएशन को अपन खत्म कर दे, अब चलना ही नहीं है, वैसा वाला। डू आउट का मतलब होता है टू क्लीन अ रूम थरली, मतलब जैसे मान लिया कि भाई आप वीकेंड्स पर क्या करते होंगे, अपने रूम की बढ़िया से एकदम सफाई करते होंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डू आउट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नियम को बंद किया जा रहा है। जब बंद करते हैं तो हम लोग लगाते हैं डू अवे। डू अवे का मतलब होता है किसी चीज को अबॉलिश करना। अबॉलिश करना मतलब कि खत्म कर देना। ठीक, सही है। चलो आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरे पास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है, आपको पढ़ना है और जवाब देने की कोशिश करनी है। तो पढ़िए, चलिए जरा एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द सीनियर teachers dash willing to admit that the number of dropouts dash reason this year। तो बोल रहे हैं एक सेंटेंस में कि ना तो प्रिंसिपल और ना ही जो अनुभवी शिक्षक है वो ये मानने को तैयार है कि इस साल जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, ड्रॉप आउट मतलब जो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है। ये सेंटेंस की मीनिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करके बताया। अब आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा वाला सही जवाब है। फटाक से कमेंट वाले सेक्शन पर आंसर पेश करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए कि आपका सेशन जो है बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए मेरे साथ चीजों पर डिस्कस करके। ठीक है, तो चलो एक बार कोशिश करते हैं, आइए इत्मीनान से रिलैक्स होकर सुनते हैं। बोल रहा है नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो नाउन है, ये है नाउन 1 और ये है नाउन 2। दो नाउन है मेरे पास, है ना। तो मैंने आपको इसके पहले कई दफा नाउन ये वाला नियम बताया है, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो नियम ये कहता है कि जब भी दो नाउन जैसे ये है नाउन 1 और ये है नाउन 2, जब भी दो नाउन ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए होते हैं, तो उस वाले केस पर जो वर्ब लगता है वो हमेशा नियरेस्ट नाउन के हिसाब से लगता है। जो वर्ब लगाया जाता है हमेशा करीब वाली संज्ञा के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये आपको नोट बना के लिखना चाहिए था। अब इसको इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर वर्ब लगाना है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स के करीब में कौन है, नाउन 1 करीब है कि नाउन 2 करीब है। तो मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है कि नाउन 2 करीब है। और नाउन 2 कैसा है, टीचर्स लगा हुआ है, तो फिर कैसा है वो, प्लूरल है। तो जो नाउन 2 है वो दरअसल प्लूरल है। तो इस वाली बात को समझिएगा कि क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अब प्लूरल में वर है या वॉज है, तो सही जवाब है वर। इसका जवाब बनना चाहिए था। तो ठीक है, अभी मैं इस वाली चीज को लेकर श्योर हूं कि इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, बी और डी में कोई आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो तय वर आएगा। क्यों? क्योंकि करीब में जो नाउन है वो प्लूरल है, तो इसलिए वहां पर भी प्लूरल लगेगा। इतना रीजन हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूँ।
अब मेरे को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ। हालांकि ड्रॉप आउट बहुत सारे हैं, लेकिन एक यूनिट की तरह मैं ले रहा हूँ ना उनको। तो जब भी द नंबर ऑफ होता है, तो द नंबर ऑफ के साथ जब भी आप वर्ब लगाते हैं तो याद रख लेना हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि वो एक यूनिट की तरह लिया जाता है। तो यहाँ पर हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको थ्योरी पूरी की पूरी क्लियर हुई होगी। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नीदर नॉर के साथ जो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगाना होता है, और द नंबर ऑफ के साथ जो हमेशा वर्ब आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, चलो ये इसका सही जवाब था। ये आपके लिए थ्योरी लिखी हुई है, उम्मीद है आपकी मदद हो रही होगी। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, सुनते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन पर कह रहा है ये है असर्शन और ये है रीजन। ठीक है भाई, असर्शन और रीजन सुनते हैं, कथन और कारण सुनते हैं। द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर ओपन द विंडो इज विल यू। तो उसने जो है एक सेंटेंस आपको बना कर दिया, उसका नाम रखा ओपन द विंडो। ओपन द विंडो के लिए जो क्वेश्चन टैग बनाओगे वो बोल रहा है कि विल यू बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग समझ जाते हैं पहले, तो ऐसे बोलते हैं ना, दरवाजा खोल दो, खोल दोगे क्या, ऐसा। तो ये सेंटेंस जो ओपन द विंडो है उसके लिए क्वेश्चन टैग विल यू बनेगा, वो एक कथन बोल रहा है। अब उसका जो कारण सुनते हैं। कारण ये दे रहा है कि एवरी इंपेरेटिव सेंटेंस टेक्स द क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन टैग शैल वी। तो बोल रहा है जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो शैल वी का क्वेश्चन टैग उठाते हैं। अब आपको फटाक से इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनकर कमेंट वाली सेक्शन पर पेश कर देना चाहिए। मुझे चाहिए कि आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और आपको ये फील होना चाहिए कि हाँ यार, मतलब पढ़ाई करो तो मेरे को अपना लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पता चल रहा है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फटाक से इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में पेश करेंगे अपन। अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, इत्मीनान से सुन लो। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पहले आप समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, पहले आपको यही समझ में आना चाहिए। तो हर वो सेंटेंस जिसमें आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर आपसे कहते हैं ओपन कर दो, या आपसे कहते हैं क्लोज कर दो, या फिर आपसे प्लीज हेल्प की डिमांड करते हैं कि मेरी मदद कर दो, तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें ओपन, क्लोज या प्लीज हेल्प टाइप की कोई चीज लिखी रहती है, तो उसके लिए हमेशा जो क्वेश्चन टैग होता है वो विल यू होता है। पहली बात गई दिमाग में। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से सुन लो। हर वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट होगी, जैसे कि कुछ ओपन करने के लिए बोलेगा, कुछ क्लोज करने के लिए बोलेगा, जैसे कि प्लीज हेल्प करके बोलेगा, तो वो सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव कहलाएंगे। और आपको याद रखना है कि सारे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है, विल यू बनता है। ये क्या हो गया, ये नियम हो गया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ओपन द विंडो, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस ही है। और इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग विल यू क्वेश्चन टैग का ही यूज करते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है, लेकिन जो उसका कारण बोल रहा है कि भैया इंपरेटिव के साथ, मैंने आपको बोला कि इंपरेटिव ओपन, क्लोज, प्लीज हेल्प इस तरह के होते हैं, उसके लिए विल यू लगाते हैं। तो ये बोल रहा है कि शैल वी लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन टैग विल यू लगाते हैं, तो ये शैल वी क्यों बोल रहा है। तो इस वजह से जो रीजन है वो गलत है, और इसका जो मैं आंसर मार के आऊंगा वो मार के आऊंगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंफर्टेबल है मतलब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। चलो, ये थ्योरी लिखी हुई है आपके पढ़ने के लिए, मैं इसलिए स्क्रीन से हट जाता हूँ कि आप आराम से वीडियो को पॉज करके थ्योरी को पढ़ सको। इन केस आपको अगर ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर अपने दोबारा खुद से, तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन लो, क्या दिक्कत है। तो अब आ गया आपका इवेल्युएशन टाइम, ये देखने का समय है कि भाई आपने कितने सही किए और कहाँ पर आप पहुंचे हैं। तो हमने 12 क्वेश्चन मेरे साथ हल कर लिए, और अगर आपके 11 से 12 नंबर आ रहे हैं, आपने 12 सवाल किए मेरे साथ, 11 या 12 सवाल आपके सही हो गए हैं, तो आप जो है अभी भी टॉपर जोन में ही एग्जिस्ट करते हैं। आपका सिलेक्शन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लिया कि आपके 8 से लेकर 10 नंबर आ रहे हैं, 8 से 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन जोन में तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बारीक लाइन पर अपन खड़े हैं, थोड़ा अपने को पुश करने की जरूरत और है। ठीक है,
अगर आपके 8 से कम नंबर आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन जोन में हैं, हम लोग को थोड़ा सा और रिवाइज करते रहना है, धीरे धीरे कंसेप्ट मेरे साथ और सीखते रहना है, चीजें जो है और बढ़िया होने लग जाएंगी। ठीक है, चलो फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले सिनेरियो की तरफ। ये है मेरा अगला वाला सिनेरियो। अगले सिनेरियो तक जाने के पहले एक विशेष सूचना ये है कि शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट की जो न्यू कोर्स है, जो न्यू बैच है, वो हमने 22 अगस्त से शुरू कर दी है। आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। जो अभी फी है वो 50% ऑफ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप 50% ऑफ पर डायरेक्ट एनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस है बहुत ही डिटेल में अच्छे से टॉपिक वाइज एक एक चीजें डिस्कस करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, आप अगर लाइव भी अटेंड कर सकोगे, रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकोगे, नोट्स वगैरह मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और आपका सारा का सारा जो डाउट है वो भी डिस्कस किया जाएगा। दिए हुए नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हो, या CGPSC नॉलेज ऐप को डाउनलोड करके कोर्स पे एनरोल हो सकते हो। फटाक से पहुंचते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है, यहाँ पे जो अंडरलाइन टर्म है, वो कौन सा क्लॉज है। आपको क्लॉज पर क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्लॉज पर आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको जवाब देना है कि वो नाउन क्लॉज है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है, कि रिलेटिव है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फटाक से अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में पेश करना है। मैं आपके आंसर देखकर अभी आपको बताऊंगा कि भाई आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो अंडरलाइंड क्या है, ये देखो सारा का सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, ये अंडरलाइंड है। ठीक है, तो उसने अंडरलाइन करने के लिए उसको कैपिटल में लिख दिया, तो आपको समझना है उस चीज को। अब पढ़ते हैं। आई नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। सेंटेंस की मीनिंग है कि मैं जानता हूं कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। अब उम्मीद है कि आपने जो है अपना जवाब कमेंट सेक्शन पे दे दिया होगा। मेरी बारी है सॉल्यूशन को बताने की, तो इत्मीनान से सुनते हैं। पहले मैं इन चारों को परिभाषित कर देता हूं, और जब चारों को परिभाषित कर दूंगा तब अपन आंसर स्वयं से चुन लेंगे। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे यहाँ पर वो जानकारी दे रहा है कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में जानकारी दी जाएगी तो वो कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जब उसमें किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, विशेषता बताने का सेंस दरअसल ये होता है कि जैसे मैं बोलूंगा कि भाई जो है he is doing the work very honestly, या फिर he is doing the work this thing very seriously, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जोर दे रहा हूँ उसके सीरियस होने पर। पॉइंटर है पकड़ में। तो जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता को बताने पर फोकस करूंगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। अगला है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है, जब कुछ ऐसे शब्द यूज होंगे, व्हेन, वेयर, व्हाट, जब इस तरह के शब्द यूज होते हैं जहां पर स्थिति पर पूछने की बात की जाती है, समय पर पूछने की बात की जाती है, या फिर जगह पूछने की बात की जाती है, तो उसके लिए हम लोग एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब कुछ जो है एडवर्ब क्लॉज का हिस्सा होता है। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, रिलेटिव क्लॉज होते हैं जब चीजों को रिलेट कराने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वही लड़का है जो मेरे भाई के साथ पढ़ता है, तो मैंने ये जो लगाकर वो लड़के और मेरे भाई के साथ जो इंसान पढ़ता है दोनों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रिलेटिव क्लॉज में आता है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस में मैं जो टर्म लिखा हुआ है उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो वो यूज होता है नाउन क्लॉज पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होना चाहिए था नाउन क्लॉज। ठीक, कंफर्टेबल है मतलब। हालांकि मैंने जो है सबकी थ्योरी यहाँ पर लिख रखी है। नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा व्हाट या दैट या वेदर देकर, जो कि वहां पर दैट लिखा भी हुआ था। अब एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन को परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब करेगा नाउन को। अगला है एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज आपको बताएगा कि व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, जब इस सारी चीजों पर डिस्कस होता है तो एडवर्ब क्लॉज यूज होता है। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज मैंने आपको बताया कि जब रिलेट करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो ये हो गई उसकी कंप्लीट थ्योरी। चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आ गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको इसका जवाब बताना है। बोल रहा है ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जो हाईलाइटेड वर्ड है आपको बताना है उसका इम्प्रूव टर्म क्या होगा। तो हाईलाइटेड है वो कैसे पता करते हैं, हाईलाइटेड वो कैपिटल में लिख कर देता है, तो ये कैपिटल में लिखा है मतलब ये हाईलाइटेड हो गया।
ठीक है, आपको बताना है कि इसका इंप्रूव्ड टर्म क्या होगा। बेस्ट स्टूडेंट्स लिखना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट लिखना चाहिए, बेटर स्टूडेंट लिखना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट, जो लिखा है वो ठीक लिखा है। तो फटाक से कमेंट वाले सेक्शन पर अपना आंसर दे दो। और अब सॉल्यूशन की बारी है, मुझसे अपना सॉल्यूशन सुन लो। यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ, तो मैंने आपको जो सेंटेंस जब क्लास शुरू करी तभी बताया था कि वन ऑफ के साथ में जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। जो नाउन होता है, जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। वन ऑफ के साथ में जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। क्लास शुरू हुई थी तभी बताया था। तो मेरे को ये जो नाउन है वो प्लूरल चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होगा, तो ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है 14 पर, वो है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपने यही टिका होगा। ये रहा इसका सही वाला जवाब। और साथ में रही थ्योरी मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी। इन केस अगर आप पढ़ना चाहो तो आप वीडियो पॉज करके फटाक से पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीन से हट चुका होता हूँ। चलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। आपके एग्जाम में एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत भर भर के पूछी जाती है, तो इसको भी आपको मेरे साथ जो है हैंडल करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस में? क्वेश्चन कहता है हु ब्रोक द विंडो पेन। बोल रहा है कि भाई ये जो विंडो का जो दरवाजा है ये किसने तोड़ा है। अब आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो हमने इस वाली चीज को सीखा है कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस पे जाते हैं तो हमेशा जो सेंटेंस है उसमें बाय टर्म का यूज होता है। तो जहां पर बाय नहीं होगा उसे हटाना पड़ेगा। बाय इसमें नहीं है तो ये मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब इसको पैसिव में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, किसके द्वारा। तो किसके द्वारा बोलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय होम यूज करते हैं, हु यूज नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ तो बाय होम ये वाला सेंटेंस है, तो बाय होम वो वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे कह रहा है बाय होम द विंडो पेन वाज ब्रोकन। अब यहाँ पर क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो हम लोग इस वाली चीज को भी जानते हैं कि सवाल पूछने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लिखा जाता है। तो सही जो होगा वो ये होगा कि बाय होम वाज द विंडो पेन ब्रोकन, मतलब किसके द्वारा ये जो विंडो पेन है वो तोड़ा गया। तो उम्मीद है कि आपने भी यही चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने चुना होगा, ये है इसका सही जवाब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता है, वन वर्ड आंसर है ये। तो आप उसे टेसिटर्न बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं, लोकेशियस बोलते हैं या इलेक्वेंट बोलते हैं। तो अगर आपको ख्याल हो कि जब कोई इंसान बहुत बातें करता है, जो बहुत बातें करता है उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है टॉकेटिव यानी कि लोकेशियस, ठीक है। कंफर्टेबल है मतलब जो लोग बहुत बातें करते हैं उसे लोकेशियस कहा जाता है। सही है, यहाँ तक कंफर्टेबल है यहाँ पर लोग, ओके है। बाकी मैंने जो है वो भी मीनिंग डाल दिया यहाँ पर कि टेसिटर्न और रेटिसेंट बोथ मीन साइलेंट और रिजर्व्ड। मतलब कि ऐसे लोग जो कम बात करते हैं, एकदम नपी तुली बात करते हैं, उनके लिए टेसिटर्न या रेटिसेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इलेक्वेंट उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो इस बहुत ही अच्छा बोलते हैं और प्रिसाइसली बोलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही लिमिटेड बात करते हैं। लिमिटेड बात करना, जरूरत की बात करते हैं, तो उसके लिए अपन इलेक्वेंट टर्म का प्रयोग करते हैं। ज्यादा बात नहीं करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, इलेक्वेंट। और जो बहुत बात करते हैं, बोले ही जा रहे होते हैं, उनके लिए होता है लोकेशियस, ठीक है। तो मैंने उम्मीद है कि चारों वर्ड आपको बताए और आपने चारों वर्ड याद कर लिए होंगे। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 सुनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। अंडरलाइन आपको मैच द फॉलोइंग बताना है, ठीक है भाई। तो फिर से भाई क्लॉज बताने की बारी आई है। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है भाई। आई मेट अ मैन हु हेल्प मी। देखो मैंने आपको जब रिलेटिव क्लॉज उस वक्त बताया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जैसे वो एग्जांपल मैंने लिया था, ये वही लड़का है जो मेरे भाई के साथ पढ़ता है। तो मैंने क्या किया था, इस लड़के का और वो इंसान जो मेरे भाई के साथ पढ़ता है दोनों में से रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। तो यही वाली लाइन है, आई मेट द मैन हु हेल्प मी। मैं उस इंसान से मिला जिसने मेरी मदद की थी। तो जिससे मैं मिला हूँ और जिससे मेरे को मदद मिली थी, मैं दोनों में से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हु है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो है रिलेटिव क्लॉज की श्रेणी में आएगा। तो मेरे पास दो है, एक है रिलेटिव नॉन डिफाइनिंग और एक है रिलेटिव डिफाइनिंग। अब सवाल ये है कि सी चुनूं कि डी चुनूं। अब जरा इस वाली बात को समझिए, जब कॉमा या फिर जो है सेमीकोलन टर्म यूज होता है तो वो नॉन डिफाइनिंग की श्रेणी में जाता है। अदरवाइज हु लिखा हुआ है रिलेटिव तो होगा ही, लेकिन अगर कॉमा या सेमीकोलन नहीं लगा है तो वो
डेफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की श्रेणी में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मतलब जो कॉलम नंबर 1 लिखा हुआ है, जो 1 का जो जवाब होगा वो बनेगा डी। 1 का जवाब डी बनने का अर्थ है कि ये और ये मेरा जवाब नहीं है। अब जो फर्क देखता हूँ, मैं फर्क देखता हूँ कि मेरे पास सेकंड पर बी है, थर्ड पर ए है, 4 पर मुझे क्या लेना है। अच्छा सॉरी माफ करना, ये उड़ाऊंगा, ये होगा ना। हाँ, सेकंड पर बी है और सेकंड पर ए है, तो ए या सी में कोई एक जवाब होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड पढ़ रहा हूँ। सेकंड है व्हेन द बेल रिंग वी स्टूड अप। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था एडवर्ब क्लॉज, तो सब मैंने आपको बोला था कि एडवर्ब क्लॉज से, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही बोला था मैंने, एडवर्ब क्लॉज से व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इन सभी की जानकारी मिलती है। तो ये बोल तो रहे ना कि जैसे ही घंटी बजी हम सारे के सारे खड़े हो गए, तो इन सब की आपको जानकारी मिल रही है। तो ये कौन सा वाला क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो मेरे ख्याल से सेकंड पर आना चाहिए बी, तो सेकंड पर बी आना चाहिए, मतलब ये वाला भी जवाब नहीं है, तो मैं इसका ये ऑप्शन मार के आऊंगा। बाकी भी एक बार पढ़ लेता हूँ। He said that he was tired. उसने कहा था कि वो थका हुआ है। तो जब भी that वाला टर्म का प्रयोग होता है तो मैं कहता हूँ कि ये नाउन क्लॉज है, तो थर्ड पर ए भी आ रहा है। रायपुर which is the capital is growing fast। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा या सेमीकोलन यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था which रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये कॉमा या सेमीकोलन यूज होगा तो वो किस में कहलाएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कहलाएगा। तो 4 पर आना चाहिए सी। स्वीकार है। तो उम्मीद है कि आपने यही इसका जवाब भी चुना होगा और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो मेरे पास है असर्शन और रीजन वाला सवाल है। कूट का सवाल इसे कहा गया है, तो आइए कूट कर इस सवाल को बनाते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर कहता है कथन है इन he avoided answering the question, the word answering is gerund। वो कह रहा है कि हमने एक सेंटेंस आपको बना कर दिया है, उस सेंटेंस में ये जो आंसरिंग शब्द है वो एक gerund है। अब आपको बोल रहा है कि a gerund is a non-finite verb and therefore carries no tense its form। तो बोल रहा है कि जो gerund होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इसी वजह से वो कोई टेंस कैरी नहीं करते हैं। ठीक है भाई, अब उम्मीद है कि आपने अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन पे शेयर कर लिया होगा। अब मेरी बारी है, इत्मीनान से सुनते हैं। इन डैश ही अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब जरा समझिए, ये सेंटेंस है, ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ पर अपन लोग। अब बोल रहे हैं ये जो आंसरिंग है ये जिरंड होता है। अब समझिए कि जिरंड क्या होता है। पहले आप वर्ब के अलग अलग फॉर्म को समझ लीजिए, थ्योरी दे रहा हूं आपको। वर्ब के अलग अलग फॉर्म, आपने ये वाली बात पक्का सुनी होगी कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो नहीं बोलता हूँ, हाँ डू बोल देता हूँ, डू, डिड और डन। ये आपने सुना होगा इसके पहले, ठीक है, डू डिड डन, ये आपने पक्का सुना होगा। इसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी मीडियम से पढ़े होगे और डू डिड डन नहीं सुने होगे। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जिसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो दरअसल प्रेजेंट वाली बात को बताता है, जो कि डू है। सेकेंड फॉर्म जो है वो दरअसल पास्ट वाली बात को बताता है, जो कि डिड है। और जो थर्ड वाला जो फॉर्म है परफेक्ट वाली बात को बताता है, वो काम जो हो चुका है वो दरअसल डन है। लेकिन वर्ब के 2 और फॉर्म होते हैं। अब यहाँ से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, हो सकता है नहीं सुने होगे, तो आज सुन लो। वर्ब के 2 और फॉर्म होते हैं, एक होता है V4 और एक होता है V5। V4 होता है डूइंग वाला फॉर्म, मतलब ये दरअसल होता है V1 प्लस ING वाला फॉर्म। तो ये जो V1 प्लस ING वाला फॉर्म है ना, इसी को ही जिरंड कहा गया है। समझ में बात? तो ये दरअसल कहां पर यूज होता है, दरअसल ये यूज होता है कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में। हर वो काम जो हो रहा होता है हम लोग उसको ING लगाकर डिफाइन करते हैं। तो जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है V1 प्लस ING। और V5 क्या होता है, V5 होता है डज वाला फॉर्म। डज वाला फॉर्म कहने का मतलब है कि जब हम लोग V1 के साथ S या ES ऐड करते हैं, ठीक है, तो जब आप इसको S या ES ऐड करोगे तो आप इसको V5 यानी कि वर्ब का इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म भी कहा गया है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये दरअसल वर्ब के अलग अलग फॉर्म हो गए। अब ये मिल गई आपको थ्योरी। अब थ्योरी मिलने के बाद इसमें लगा कर देखते हैं। इसमें बोल रहा है
कि जो आंसरिंग है वो एक जिरंड है। मैंने आपको बताया कि जिरंड कुछ और नहीं होता, V1 प्लस आईएनजी होता है। तो आंसरिंग क्या है? आंसरिंग में एक है आंसर और साथ में लगा है आईएनजी, तो ये V प्लस आईएनजी ही तो है, V1 प्लस आईएनजी है। इस वजह से वो उसको जिरंड बोल रहा है, जो कि सही बोल रहा है। तो इसका जो कथन है वो एकदम सही है, कथन में कोई भी गलती नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन है जिरंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बोल रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये सही बात है, ये इसका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अभी इसी क्लास में बताया था। वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए वो टेंस कैरी नहीं करता। ये तो उसकी परिभाषा है। फाइनाइट वर्ब जो होते हैं टेंस कैरी करते हैं और सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, उसको छोड़कर जो भी बचते हैं सारे के सारे नॉन फाइनाइट होते हैं, और नॉन फाइनाइट टेंस कैरी नहीं करते हैं। सही बोल रहा है ये। और ये जो कथन का जो कारण है, कारण तो सही है, कारण में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है। भाई जिरंड जो है नॉन फाइनाइट है और वो टेंस कैरी नहीं करता है, उसका आंसरिंग से क्या रिलेशन है? अगर इसकी जगह पर वो ये बोलता कि भाई जो जिरंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो जिरंड होते हैं वो V1 प्लस आईएनजी होते हैं, इसीलिए आंसरिंग जिरंड है क्योंकि इसमें आंसर प्लस आईएनजी है, तो उस कथन का ये प्रॉपर कारण देता। अभी क्या कर रहा है वो? जो कारण बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन कथन से रिलेटेड नहीं बोल रहा ना, आंसरिंग से रिलेटेड भी तो कुछ बोल। अपनी मर्जी की कोई भी एक बात जिरंड के उठा के ले आया और बोल रहा है कि ये इसका कारण है। महाराज सही बोले हो, लेकिन कारण नहीं लग रहा है मेरे को, उसको जस्टिफाई आप नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि भाई कथन भी सही, कारण भी सही, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो आप कि आंसरिंग को आप जिरंड क्यों बोले। वो तो मैंने बताया कि भाई जिरंड जो होता है V1 प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, तो अब बारी है हमारे पास अपना स्कोर चेक करवाने की। हमने जो है 16 से लेकर 18 तक के जो है अगर नंबर गेन कर लिए हैं मेरे साथ में, तो रूल्स आर लॉक्ड, नाउ बिल्ड द हिस्ट्री। मजा आ गया, मतलब आप एकदम अच्छे लेवल पर लिव कर रहे हो। 12 से 15 के बीच अगर आपने जो है हल किए हैं तो आप सिलेक्शन के क्लोज हो, मतलब थोड़ी बहुत एफर्ट दोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अगर 18 क्वेश्चन में आपके 12 से 15 नंबर आ रहे हैं तो, अगर आपके 12 से कम आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, इस वाले वीडियो को फिर से देखो और दोबारा से वीडियो को देखने के बाद कंसेप्ट को फिर से दोहराओ, और जब कंसेप्ट को फिर से दोहराओगे तो समझो कि कहाँ कहाँ पर गलती है, उसे समझने की कोशिश करो, आपको उसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? तो मुझे लगता है कि आपने जो है इस वाले सेशन को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। इसी तरह के और भी सेशंस लेकर मैं आपके लिए हाजिर होता रहूंगा, आपके एग्जाम में जो मदद हो सकेगी पूरी करेंगे। बाकी इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मतलब मेरे को जो है थोड़ा सा बेसिक में चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, जो कि एकदम क्रमवार होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट मेरे को धीरे धीरे पूरा समझाया जाए ताकि मैं इंग्लिश की बारीकियों को समझ सकूं, तो जो बैच है उसमें मैं एकदम डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे फिर अगले वाले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।